करते हैं शुरुआत बड़ी खबर वैशाली से, जहां सूखा नशे के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर उपद्रवियों ने आरोपी को छुड़ा लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने भी उपद्रवियों का विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने चौकीदार के घर पर फायरिंग कर दी, जिसमें चौकीदार का बेटा घायल हो गया। घटना महनार थाना क्षेत्र के देश राजपुर बशवंगबली चौक की है। बताया जा रहा है कि स्थानीय चौकीदार के बेटे का आरोपियों के साथ विवाद हुआ था और मारपीट हुई, जिसकी शिकायत चौकीदार के बेटे ने महनार थाने की, जिसके बाद पुलिस आरोपी युवक को पकड़ने गई। इसी दौरान आरोपी और उसके समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर हिरासत में लिए गए आरोपी को छुड़ा लिया और पुलिस टीम जब वापस लौट गई तब सभी आरोपियों ने फिर से चौकीदार के घर पर हमला कर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से चौकीदार पुत्र घायल हो गया। घायल चौकीदार पुत्र ने बताया कि सभी आरोपी सूखा नशा के धंधेबाज हैं और इसी बात की सूचना को देने के कारण आरोपियों ने उसके घर पर हमला किया है। बहरहाल मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दी गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। काम पर से आए तो फिर देखे तो दरोगा साहब की गाड़ी लगा था, तो उसमें देखे तो उसका जो मारा था उसको बैठा हुए थे। दरोगा साहब के रेत का गाड़ी में से उतार लिया और उसके बाद गाड़ी गया आगे, उसी के अंदर में भी वो गाड़ी आगे बढ़ा। उसके बाद दूरा पर चढ़ गया मारने के लिए। दूरा पर चढ़ा मारने के लिए तो हम सब भी दौड़ाए तो सब भागा। उसी में भागी में उन्हें से गोली चलाने लगा। गोली चलाया, उसी में मेरा एक पैर में लग गया गोली। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वैशाली से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सूखा नशे के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी। पुलिस की टीम पर हमलावर हमला करते हैं, आरोपी को छुड़ा लेते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने भी उपद्रवियों का विरोध किया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और अब खबर पटना सिटी से, जहां बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। चौक थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर सड़क किनारे से अवैध कब्जे, दुकानों के बाहर रखे सामान और गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों के चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। चौक थाना परिसर से पटना सिटी चौक तक हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। इसमें पुनः जो है फिर से वैसे दुकानदार जो कि सड़क को अतिक्रमण करके रखते हैं उन पे फाइन भी कर रहे हैं, और वैसे वाहन जो वाइट लाइन से बाहर हैं उन पे हमारे ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारी हैं और साथ में, और उन पे भी चालान किया जा रहा है। अब बड़ी खबर रोहतास से है, जहां दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में 5 अगस्त को मजदूर की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस जांच तेज कर दी गई। एडीजी पुलिस मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक 16 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के एस अनुपम ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या की वजह मजदूरी और बकाया पैसे का विवाद सामने आया है। रोहतास वाली घटना पर कुछ हम लोग आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पुलिस ने क्या कार्रवाइयां की हैं, और पुलिस ने काफी तत्परता से कार्रवाई की। जो हत्या की घटना हुई थी उसके जो 2 मुख्य अभियुक्त थे उनको पुलिस ने 5 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली। तो इसको वॉच कर रहे हैं। इसमें जो भी सच्चाई है, सच्चाई आप सब लोग जान ही रहे हैं। मर्डर केस है, हम लोग जल्दी उसको चार्जशीट करेंगे। 16 आदमी के खिलाफ नामजद अभियुक्त एफआईआर दर्ज किया। 300 और 400 लोगों का अज्ञात के ऊपर कांड दर्ज हुई है। और राजधानी पटना और सीवान में अपराधियों ने आज जमकर तांडव मचाया। पटना में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को सरेराह गोली मार दी। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीवान में बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी को मौत के घाट उतार दिया। इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना और सिवान की ये तस्वीरें आपको खौफजदा कर देंगी। पटना में बाइक सवार 3 अपराधियों ने सरेआम एक युवक को गोली मार दी, तो सिवान में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी को मौत की नींद सुला दिया गया।
ये दोनों तस्वीरें कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। राजधानी पटना में बाइक पर सवार अपराधियों ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में तांडव मचाया है। आप सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद वो बीच सड़क पर छटपटाता रहा है। बेखौफ बदमाश गोली मारने की वारदात के बाद आराम से चलते बने। घायल युवक शुभम यादव अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन गोलीबारी की इस वारदात ने सबको दहशत में डाल दिया है। शुभम यादव अपने घर से बाहर निकला, किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहा था जो कि प्रिंस सिंह राजपूत था। उसको वो बताता है कि भैया हम घर के बाहर हैं। 2 मिनट बाद जैसा पता चलता है कि उसको 4 गोली मारा जाता है। ठीक है, यही घटना है। वहाँ से अभी हम लोग मैदानता लेके आए हुए हैं। अब सिवान में बेखौफ बदमाशों का ये तांडव देखिए, जहां तरवारा बाजार में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी पर ताबड़तोड़ 4 गोली दागी। फाइनेंस कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कर्मी नीतीश सैलून में दाढ़ी बनवाकर घर लौट रहा था और इसी दौरान उस पर हमला किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मेरे चाचा लगते हैं रिश्तेदार में। हम लोग घर पे थे तो फोन आया इनको गोली मार दिया गया है। हम लोग स्पॉट पर पहुंचे तो बोला वहाँ का जो 1-2 आदमी था कि 2 बाइक से था और गोली मार के भाग गया सब। देखे कि मार के फेंका हुआ 5 मिनट पहले हम उधरे से निकले हैं। हाँ। अब बैंक चेक कर रहे हैं, उसी फोन आ रहा है कि इस तरह का घटना होटल में है। तो बढ़ आके देखे कि गिरा हुआ है तो उठा कर तुरंत हॉस्पिटल ले आए। सिवान और पटना की ये 2 वारदात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? क्या अपराधी यूं ही आम लोगों को निशाना बनाते रहेंगे? आखिर पुलिस कब एक्शन में आएगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और अब खबर खगड़िया से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए 43 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों तक वापस सौंप दिए हैं। खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि साइबर डीएसपी के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 43 मोबाइल धारकों को उनके गुम हुए फोन लौटाए गए। एसपी ने बताया कि इससे पहले भी 50 मोबाइल फोन बरामद कर उनके धारकों को सौंपे जा चुके हैं। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। कुल 43 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं और इनकी जो अनुमानित कीमत है तकनीकी टीम द्वारा 8 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। और ये कुल जो बरामद हुए थानावार इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके वास्तविक धारक हैं उनको भी आज बुलाया गया है और उनको मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर और हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के महंत राजू दास पहुंचे। इस दौरान महंत राजू दास ने सांसद पप्पू यादव पर भगवा रंग के अपमान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पप्पू यादव को गधा तक कह डाला। महंत राजू दास ने कहा है कि पप्पू यादव आज तक अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने नहीं आए, लेकिन संतों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने पप्पू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि वो आकर कहें कि कृष्ण के वंशज हैं और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कराएं, लेकिन पप्पू यादव ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे केवल सनातन का अपमान करना जानते हैं और मदारी वाला काम करते हैं। वहीं महंत राजू दास ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा के नाम पर इस शहर का नाम रखा जाए और उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी जाए। साथ ही उनके जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पप्पू यादव दुर्भाग्यपूर्ण है। कहाँ सांसद है? सांसद के पास बैठकर उन्होंने जो सांसद पप्पू यादव राम 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 सीताराम से पप्पू यादव तो गधा है, गधों वाला काम किया, सांसद नहीं हो सकता है। ये जनप्रतिनिधि कोई ऐसे होता है क्या? उन जनप्रतिनिधियों को किसी ने टीका दे रखा है कि सनातन का इस प्रकार से अपमान किया जाए? अगर वाकई में उनको चिंता थी राम मंदिर का तो टोपी पहनकर आपने देखा होगा तमाम कभी अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए आए। छोड़िए 1 मिनट के लिए पप्पू यादव कृष्ण जन्मभूमि आ जाए, वहां बोले कि ये मेरे आराध्य, मैं इनका वंशज हूँ और कृष्ण जन्मभूमि में अपने अब्बा मुसलमानों से बात करता हूँ और कृष्ण जन्मभूमि जल्दी निर्माण हो, हम इसके साथ हैं। तब मैं मानूंगा कि पप्पू यादव को
सनातन संस्कृति हिंदुत्व चिंतन है। बाकी वो मदारी वाले काम कर रहे थे, कैसे संतों को मारा जाए, पीटा जाए, कैसे साधुओं को लिंचिंग किया जाए, वो संसद भवन से बताने का कार्य काम कर रहे थे। सब लोगों के उपस्थिति में आज सहदेव जी को याद किया गया, उनके बलिदानों को याद किया गया और उनके साथ कितने सारे लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत के लिए लड़ाई की। तो आज का दिन काफी अच्छा रहा। भारत रत्न की भी मांग की गई उनको देने के लिए, क्या भारत विधायक रत्न है? नहीं, भारत रत्न और यहाँ बिहार में और पूरे भारत में उनके बारे में जो पाठ्यक्रम में उनकी कहानी, उनके बारे में बच्चे पढ़े, ये बहुत जरूरी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर NCAER की रिपोर्ट पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सूखा नशा बिहार से ज्यादा दूसरे राज्यों में है जहां शराब बिक रही है। वहीं महिलाओं पर अत्याचार को लेकर उन्होंने ये कहा कि ये बंद घर में होता है। बिहार में महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से पैसे बिहार को तरक्की की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईमान बेचकर, इंसानियत बेचकर, शराब पिलाकर क्या विकास होगा। 3 तरह का रिपोर्ट आया है, 3 रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में पहला रिपोर्ट है कि सूखे नशा का लत लगता जा रहा है। मैं रिपोर्ट देने वाले और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार का नंबर पूरे देश में शायद 16-17 के बाद है कि ये दलील देना कि सूखा नशा इसलिए है कि शराबबंदी हो गया, ये बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ हो रहा है। दूसरा बात कि महिलाओं पर अत्याचार में कोई कमी नहीं आई है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि शराब पीकर महिला पर अत्याचार करने वाले बंद दरवाजा के अंदर महिला पर अत्याचार करते हैं। शराब पीकर अब जो है महिलाओं पर अत्याचार बहुत कम हुआ है। और आर्थिक की बात करते हैं कि पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा है। ईमान बेचकर, इंसानियत बेचकर, मानवता बेचकर, शराब पिलाकर क्या विकास करना चाहता है लोग। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने राज्यसभा में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 सालों में सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। संजय झा ने सुधा और जीविका जैसी गतिविधियों से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार की बंद चीनी मिलों को सहकारिता के जरिए फिर से खोलने की दिशा में काम हो रहा है। रयाम और सरकारी चीनी मिलों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बिल के प्रावधानों से बिहार में मिथिला के मखाना उत्पादक किसानों को भी लाभ हो रहा है। मंत्री जी गए थे बिहार के चुनाव के समय और बिहार में बहुत सारा चीनी मिल बंद हो गया कांग्रेस के टाइम में। यहां तो प्रवचन देके भाग जाता है, एक चीनी मिल नहीं बचा बिहार में। और मैं जिस एरिया से आता हूं, दरभंगा, मधुबनी, रैयाम चीनी मिल था हम लोगों की तरफ, लोहट चीनी मिल था। लेकिन गए थे अमित शाह जी बिहार के चुनाव में, अब बोले कि सरकार बनेगी तो ये सारा चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में जाकर के खुलेगा। बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर के 10,000 युवाओं को रोजगार देने के ऐलान पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि रोजगार देने की पहल अच्छी है, लेकिन विधायक ने बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने की बात कही है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि स्कूलों से जुड़ी समस्या को लेकर प्रशांत किशोर आएंगे तो शिक्षा विभाग उनका समाधान करेगा। प्रशांत किशोर जी को बहुत बधाई, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों के शादी विवाह और उनके किसी भी शुभ कार्य में वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि बांकीपुर के विधायक के नाते आपकी एक जिम्मेवारी है और आपने बांकीपुर के लोगों के लिए पहले ही ऐलान कर दिया कि हम आपके किसी भी शुभ कार्य में और दुख सुख में शामिल नहीं होंगे। तो अब वैसे व्यक्ति से बांकीपुर को बहुत उम्मीद हमें नहीं लगता है कि होगी। और जहाँ तक रही एक स्कूल का, मैं उनका देख रहा था वीडियो, कह रहे हैं कि मैं शिक्षा विभाग के साथ मिल करके और इसको सुधार कराऊंगा। तो हमें भी इंतजार है कि प्रशांत किशोर जी ऐसी समस्याओं को लेकर हमारे पास आएंगे तो जरूर उसका निदान करेंगे।
और आरजेडी से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी में बड़ी टूट का दावा करते हुए कहा कि आरजेडी विधायकों में भारी असंतोष है और पार्टी के 15 से 16 विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं। मृत्युंजय के इस दावे पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया। अब जो माननीय 25 विधायक बचे हैं उसमें 15-16 कब छोड़कर चले जाएंगे ये पता नहीं। क्या तेजस्वी की पार्टी आरजेडी में बड़ी बगावत होगी? क्या आरजेडी टूटकर बिखर जाएगी? कुछ ऐसा ही दावा किया है बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, आरजेडी के 25 विधायकों में से 15 से 16 विधायक कभी भी टूट सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी इस वक्त पूरी तरह खत्म होने के कगार पर खड़ी है। विधायकों में भारी असंतोष है। आरजेडी में अब ना नीति बची है ना नेतृत्व। फिर ऐसे में पार्टी में कोई क्यों रहेगा? अब जो माननीय 25 विधायक बचे हैं उसमें 15-16 कब छोड़कर चले जाएंगे ये पता नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और समाप्ति की ओर है। ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना किसी का कोई वहाँ सम्मान है, तो फिर ऐसे पार्टी में क्यों कोई रहेगा? मृत्युंजय तिवारी के आरजेडी में टूट के बड़े दावे के बाद सियासी खलबली मच गई। आरजेडी और कांग्रेस ने मृत्युंजय तिवारी के बयान पर तत्काल पलटवार किया है। आरजेडी ने कहा, बीजेपी ने छलकर 2025 का चुनाव जीता, तो कांग्रेस ने कहा बीजेपी पहले अपने सहयोगी की चिंता करे क्योंकि जेडीयू में ही बड़ी टूट होने जा रही है। 70 लाख से ऊपर वोट 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को प्राप्त हुआ और सभी को पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और एनडीए के लोगों ने चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीतने का काम किया था और 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेज करके चुनावी लाभ लेने का काम किया। कैसी विडंबना है। देखिए, राजद की चिंता भाजपा के प्रवक्ता को हो रही है। अरे भाई साहब, अपने सहयोगी की चिंता कर लीजिए। आपके सबसे पुराने सहयोगी जदयू में बड़ी टूट होने जा रही है। जदयू अंदर खाने टूट चुका है, चाहे वो छाताधारी संजय झा जी हो या कुकुर भोज के आयोजक ललन सिंह जी, सब के सब अपने लिए विकल्प की तलाश में हैं। विधानसभा 2025 में करारी हार के बाद आरजेडी में टूट के दावे लगातार होते रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी नेता आरजेडी विधायकों के संपर्क में होने का दावा करते रहे हैं। अब आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी में बड़ी टूट का दावा कर सियासी खलबली मचा दी है। मृत्युंजय तिवारी के दावे के बाद सियासत सुलग गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब खबर पटना से, जहां राज्य में बकरी पालकों के लिए बड़ी योजना की तैयारी है, जिसके लिए पशु निदेशालय और द गोट ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत गोट फेडरेशन बनाने पर सहमति बनी। प्रखंड स्तर पर सहकारी समितियां बनाकर किसानों को बेहतर बाजार, सही दाम, लोन, चारा, दवा और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। बकरियों और उत्पादकों की सामूहिक बिक्री से बिचौलियों की भूमिका कम करने की योजना है। बकरी के दूध को भी संगठित बाजार से जोड़ने की तैयारी है। कार्यक्रम में मंत्री नंद किशोर राम और विभागीय अधिकारी शीर्षत कपिल मौजूद रहे। बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां बकरी पालन हम शुरू करवा दें तो बिहार 2 विषयों पर आत्मनिर्भर हो जाएगा। पहला कि गरीबी हमारी कम हो जाएगी और खस्सी का मीट भी मिलने लगेगा। तीसरी बात, हम लोग लाएंगे बकरी का दूध बोतल में बंद करके, बकरी का दूध भी प्राप्त हो सके आम लोगों को, इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं।